हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे छठी क्लास की बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें हम पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर पहला, विविधता की समझ। विविधता की समझ से हमारा तात्पर्य है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। देखिए, अगर आप अपनी कक्षा में देखेंगे तो आप सभी बच्चे जो होंगे उनका रहने का तरीका, रूप, रंग सब अलग होगा। तो इसमें इसी चीज़ के बारे में बात की गई हुई है कि विविधता क्या है, कि हम सबके एक जैसे दिखाई देते हुए भी हम सबके रहने का तरीका, भाषा बोलने का तरीका, उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। अब मान लीजिए मैं 6 क्लास के बच्चों को बोलती हूँ कि आप सबको पिक्चर बनानी है, लड़की बनानी है, एक छोटा सा लड़का बनाना है। तो आप देखेंगे कि सबके चित्रों में अलग अलग प्रकार से बने होंगे। कोई कुछ बनाएगा, कोई फूल पकड़ाएगा लड़की को, कोई सबका बनाने का तरीका अलग अलग होगा। इसी तरह से जिसी तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह से हमारे रूप, रंग, खान पान, इन सब में भी विभिन्नता होती है। ठीक है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करता हूँ। बहुत अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगी कि आप बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करते हैं, तो बच्चा बोलेगा मैं बाहर जाते समय फ्रॉक पहनना पसंद करता हूँ, मैं घर में डैश में बात करता हूँ, मेरा पसंदीदा खेल ये है। ठीक है, इस तरीके से बच्चा क्या करेगा कि बहुत से बच्चे बोलेंगे मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है, कोई कहेगा मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है। तो सबका अपना अपना पसंद है। अब आप देखेंगे कि अपनी कक्षा में कभी आपने देखा है कि कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? आपने कभी इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामले में आप उनसे भी भिन्न हैं। मान लो कोई बच्चा है, उसको हिंदी आती है, तो हिंदी के साथ साथ उसे और भी भाषाएं आती होंगी बोलनी। बहुत से संस्कृत बोल लेते हैं, मलयालम बोल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है, कुछ कुछ भाषाएं अगर समानताएं भी समान होती हैं जिसे हम समझ लेते हैं, कुछ कुछ भाषा ऐसा सेम नहीं होती, वो वही समझ सकता है जिस एरिया के अंदर वो भाषाएं बोली जाती होंगी। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत विभिन्न है? मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़की के लिए था जो जनपद की भीड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब भी वहां से साइकिल गुजरता तो वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता था। देखो, जनपद की रोड थी, फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए जो जनपद की देखो, भीड़ वाला जो चौराहा होता है ना, चारों तरफ से जो होता है, इधर से भी आ सकते हो, लेफ्ट राइट सारी चारों तरफ से आ सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर एक छोटा सा ये बच्चा जो देख रहे हो आप, ये क्या करता था, अखबार बेचता था। ये हिंदी अंग्रेजी के जो मिले जुले शब्द होते थे उनसे बोलकर वो अखबार बेचता था। ये साइकिल पे जो बैठा हुआ है ये अंग्रेज है। ये अंग्रेज क्या बोलता था, उधर से जब निकलता था तो ये बच्चा अंग्रेज के पीछे दौड़ता था। अंग्रेज ने एक दिन जिसको ये बच्चा अंग्रेज समझ रहा था। ठीक है, बच्चा क्या समझ रहा था, अंग्रेज समझ रहा था। तो हिंदी अंग्रेजी के जो भी अंग्रेजी आती थी, टूटी फूटी जो भी आती थी, वो बोलने की कोशिश करता था। जहाँ से जैसे मान लो कोई बच्चा है, सुन लिया होगा, तो उसी तरीके से जैसे कोई गुड नाइट सुन ले या गुड मॉर्निंग सुन ले, और जिस बच्चे को पढ़ना ना आता हो तो वो उसी चीज़ को ज़्यादा बोलेगा। उसका मीनिंग, अर्थ कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो बोलने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके अखबार बिक जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे जो ये साइकिल पे बैठा है, उसने कहा हिंदी का, उससे अखबार मांगा। वो चौंक गया, सही जो बच्चा अखबार दे रहा था, इसका जो मुंह था वो खुला के खुला रह गया। इसने पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ? क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा था? वो रुक गया, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। बोला मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी थी। उस बेचारे बच्चे को क्या पता कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल ही नहीं गया, मैं उसे क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वो मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। देखो,
वो छोटा बच्चा था, उसने सब्जेक्ट सुना। अब उसको ये लगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो भी उसको बोलना आ रहा था वो उसी भाषा में बोल रहा था कि ये सब्जेक्ट शब्द का अंग्रेजी के शब्द जवान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ प्रजा है। उसी अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओहो, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? और जो साइकिल पे बैठे हुए व्यक्ति था उसने पूछा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था ना। बात बताते हुए उसने क्या कहा, मैं जब इतना ऊंचा था, साइकिल के बराबर इशारा दिया, जो साइकिल का डंडा सा होता है ना, उसके बराबर इशारा दिया कि जब मैं इतना सा था ना, मैंने जब से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया। मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ के साथ आती थी। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल था। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम क्या है? देखो, अब उस बच्चे से पूछा कि भाई तुम स्कूल गए हो? बच्चे ने कहा, नहीं, मैं तो कभी स्कूल नहीं गया हूँ। तो जब मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ, लेकिन तुम ये काम कब से कर रहे हो? तो जब मैं आपकी मतलब उस साइकिल की गद्दी की तरफ इशारा कर दिया कि जब मैं इतना इतना बड़ा था ना, तब से अपनी मम्मी के साथ अखबार बेचता था। अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इतने ट्रैफिक जो होता है वो चलने लगता है। वो फिर भी जोर जोर के बेचारा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरी मम्मी जो है वो मेरठ में है। कहता है मेरा नाम, जब अगले दिन आया कि मेरा नाम शमीर है, तो उसने उसका नाम पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र। देखो, अब जो व्यक्ति स्कूल गया था उसको पता था कि समीर का मतलब हवा, पवन और पवन पुत्र है, लेकिन फिर भी जो स्कूल नहीं गया उसको भी पता था कि हनुमान जी को भी हाँ पवन पुत्र बोलते हैं। सुना तो है ना, स्कूल नहीं गए तो क्या, लेकिन उसको भी पता था इतना तो तब अब से आप समीर और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया। अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी, उसने कहा। वह दंगों से बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था कि वो बोल पड़ा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम समीर हूँ, बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। देखो, अब क्या था कि अगले दिन उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान थी। जब लेखक से जो व्यक्ति था उससे हाथ मिलाया, तो उसका हाथ जो था, बच्चा ही था वो, तो उसका हाथ ऐसा मानो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल कोमल सा, कि मेरे हाथों के अंदर समा गया हो उसका हाथ। बहुत अच्छा लग रहा था उस व्यक्ति को, जो समीर दो था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। भाई, उसने पूछा, भाई तुम क्या हो गया? कि मेरठ में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। तो सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। वो बोला, मैं मुस्लिम समीर हूँ ना। वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र नहीं ऊपर उठा पाए। मतलब जो था वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। सांप्रदायिक दंगे होते हैं जाति धर्म के नाम पर एक दूसरों को मारना, काटना, एक दूसरों पे अत्याचार करना। भाई, उसकी मम्मी जो समीर दो की मम्मी थी, वो बेचारी अखबार बेचती थी पहले यहाँ पे, फिर वो मेरठ चली गई। अब मेरठ में जिसकी माँ हो, वो बच्चा तो चिंतित होगा ही होगा। अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था, ना ही उसके अगले दिन वो दिखाई दिया, और ना आगे फिर कभी दिखाई दिया। अंग्रेजी का या हिंदी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सकता मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया है। जहाँ समीर एक
अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहाँ समीर 2 हिंदी बोलता था। देखो, समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी क्योंकि वो स्कूल गया था, समीर 2 हिंदी बोलता था। हालाँकि दोनों की भाषाएँ अलग थी, फिर भी दोनों एक-दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करने का महत्वपूर्ण क्योंकि उनके लिए बात करना बहुत महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थीं। जहाँ समीर 1 हिंदू था, वहीं समीर 2 मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि वो करना चाहते थे। खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विविधता के पहलू हैं। क्या है ये? खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये विभिन्नता के पहलू हैं। आप अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 को कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए देखो, समीर जो था मुसलमान था, 2 उसके त्योहार अलग होंगे। समीर 1 जो था उसके त्योहार अलग होंगे, वो हिंदू था। तो इनमें क्या थी, इनकी जो इनके त्योहार भी अलग अलग होंगे। तो उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। ठीक है, तो समीर 1 और समीर 2 क्या क्या त्योहार मनाते होंगे? देखो समीर 1 दिवाली, दशहरा, भैया दूज, रक्षाबंधन, ये सब त्योहार जो हिंदुओं में होते वो मनाते होंगे। समीर 2 ईद हो गया, बकरीद हो गया, तो ये सब समीर 2 बनाते थे। ठीक है, इन दोनों की क्या थी, धार्मिक और संस्कृत पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन उनके अंदर जो था कि फिर भी आप देखोगे समीर 1 स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आप देखोगे कि अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। ये विविधता का रूप नहीं है। देखो, हमने पढ़ा था विविधता के जो पहलू होते हैं, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे विविधता नहीं है। यहाँ पे जो है, जो दिखाया गया है, भाई अगर तुम किसी को अवसर ही नहीं दोगे काम करने के, आगे बढ़ने के, तो वो कहाँ से बराबरी कर लेगा? जिसके पास ज़मीन नहीं होगी अपनी, है, ना ही संसाधन होंगे, जो दूसरों के पास है, वो कैसे बराबरी करेगा? तो यहाँ पे जो है विविधता का रूप नहीं है कि वो पढ़ा नहीं और वो पढ़ा, ये है गैर बराबरी का मतलब। कुछ लोगों के पास अवसर है और ना ही, देखो, कुछ लोगों के पास ना ही अवसर है, ना ही ज़मीन है, और ये पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए वो गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है। तो गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये तो हमारे बीच में जो असमानताएं फैली हुई है ना, उनका रूप है ये। ठीक है, लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी कैसे? एक जाति व्यवस्था को उठा लो आप लोग। जाति व्यवस्था में क्या होता है कि भाई जाति व्यवस्था का बंटवारा कर देते हैं, ये महात्मा है, ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, ये पंडित का बेटा ये करेगा। अब चाहे पंडित का बेटा इतना समझदार ना हो जितना कि झाड़ू लगाने वाले का बेटा समझदार हो, लेकिन फिर भी उस समझदार इंसान को वो अवसर नहीं दिए जाएंगे जितने कि उस बच्चे को दिए जाएंगे जिसको कुछ नहीं आता, उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे यही दिखाया हुआ है जाति में, जैसे कि इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसमें क्या है कि जाति व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सब वर्गों को डिसाइड कर दिया था, भाई तुम ये वर्ग ब्राह्मण वर्ग से हो, ब्राह्मण वर्ग का कार्य करोगे, क्षेत्रीय वर्ग से हो, क्षेत्रीय वर्ग का कार्य करोगे, और सबके काम के अनुसार जो थे वो पेशा निर्धारित कर दिया था कि झाड़ू लगाने वाले हो तो तुम नीची जाति के कहलाओगे, अगर तुम पूजा करने वाले हो तो तुम पंडित कहलाओगे। तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई नीची जाति में भी, मान लो इनके जो डिसाइड करे हुए में पैदा हो गया, तो कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता था, भले ही वो उस काबिल है, लेकिन उसकी वहाँ पर वो काबिलियत बिल्कुल भी नहीं चलती, उसे मजबूरी में
फिर इतना ज्ञान होते हुए भी उसको उस बेरोज़गारी में रहना पड़ता, उसको वो सब सहना पड़ता, और वो फिर जो गरीब होते मान लो, तो वो गरीब के गरीब ही रह जाते, उनको मौका ही नहीं मिलता, अवसर ही नहीं मिलते कि वो आगे बढ़ें। अमीर क्या होता कि और ज़्यादा अमीर होता चला जाता। तो ये जाति व्यवस्था जो थी बहुत ही खराब थी। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग-अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ-साथ अलग त्योहार मनाए होंगे। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम अलग-अलग भाषाओं के लोगों से दोस्ती करते हैं या उनको मित्र बनाते हैं अपना, तो हम उनके त्योहारों में भी शामिल होते हैं। अगर हिंदू है तो मुस्लिम जो वर्ग के लोग हैं वो उनके त्योहारों में शामिल होंगे, और जो हिंदू है वो मुस्लिम वर्ग के त्योहारों में शामिल होंगे। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि अगर हम मित्रता के भाव से रहें तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते। अगर मित्रता के भाव से ना रहें और हम एक जाति को दूसरी जाति से निम्न समझें, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं धर्म के आधार पर कि भई इसका धर्म हमसे छोटा है, बड़ा है। फिर आपको शायद तरह-तरह के जानवर, रानियों, साहसी घटनाएँ, भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आप खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमें खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानी लिखते हैं वो विभिन्न स्रोतों, किताब, वास्तविक और जीवन कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। देखो, कुछ बच्चों को कहानी सुनना पसंद होता है, कुछ को कहानी बनाना पसंद होता है। अब जब हम कहानी बनाते हैं तो कोई-कोई कल्पना के आधार पे कहानी बनाता है, कोई स्रोतों से, कोई किताबों को पढ़कर अपनी प्रेरणा का स्रोत लेता है, कोई वास्तविक जीवन में अगर किसी की घटना हुई होती है तो उसको आधार बनाता है। तो कुछ लोग जंगली जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाई के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ लोगों ने क्या करा, जो जंगली जानवरों के नज़दीक रहे तो उनसे वो प्रभावित हुए और उन्हीं के ऊपर उन्होंने कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों की कहानियाँ लिखी। तो इस प्रकार से सबका अपना-अपना तरीका होता था, किसी को कुछ पसंद आता था, किसी को कुछ पसंद आता था। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, जैसे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनकी जो कविताएँ होती हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे की मान लो दंतरुति, मुस्कान हो गया, वो जो चैप्टर है जिसमें बच्चे की हँसी के बारे में बात की जाती है। तो ये क्या हो गया है कि ये जो उनकी कल्पना होती है ना, कि कल्पना में जो हो गया, वास्तविक जीवन में हो गया, उन सब से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर क्या करते हैं ये कि अपनी कहानियों में ये इनका किरदार बनाते हैं और अपनी कहानियाँ लिखते हैं। और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहसा की कहानियाँ लिखते हैं। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि वीरों की, जो हमारे वीर जवान हैं उनके बारे में कहानियाँ लिखते हैं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल व सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल दो ही पशु को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन, कौआ। और सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों, तो ऐसी जगह पर के वह कैसी कहानी लिख पाएंगे। अगर वो देखना उनकी कहानियों में क्या होगा, ज़्यादातर वो अगर किसी के सौंदर्य का वर्णन भी करेंगे ना, तो उसमें लाल और सफ़ेद रंग के कपड़ों का ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो उनसे प्रभावित है। एक तरह का खाना खाते हों शायद, तो उनके उनके खानों में तरह तरह के व्यंजन दिखाई नहीं देंगे। वो मोस्टली कि हमने आज ये खाया, वो एक तरह की चीज़ों का ज़्यादा वर्णन करेंगे। जैसे दो पशु पक्षी पालते हैं तो उनके बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी होगी, जैसे हिरन, कौवा हो गया। तो इससे संबंधित ही वो क्या करेंगे, अपनी कहानियों में इनका इन जैसे सांप सीढ़ी खेल हो गया, मनोरंजन के नाम पर मान लो कोई कोई अपने सहपाठियों के ऊपर ही कहानियाँ लिखने लगे, तो वो क्या कहानी लिखेगा कि हमने हिरन और कौवे देखे, या हम अपने रोज़ हम थोड़ा बहुत समय निकाल कर हम सांप सीढ़ियाँ खेलते थे। अपनी कहानी में थोड़ा ना थोड़ा अंश उनका इन चीज़ों से प्रभावित होकर वो डालेगा ही डालेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, और हम इन चीज़ों से प्रभावित, उनकी कहानियों पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है।
भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न विभिन्न धर्मों के का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग होता है। अगर देखो वास्तव क्या है, जो हमारा भारत है वो विभिन्न भाषाओं बोलता है, विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। क्रिश्चियन अलग बनाते हैं, मुस्लिम अलग बनाते हैं, हिंदू अलग बनाते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। करीब 200 सवा सौ वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। पानी जहाज में, घोड़ों, ऊँटों पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्रा खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे, उन्हें पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो ये नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहने सहने में थोड़ा बदलाव आता था। वे कुछ चीज़ें वे नई जगह अपना लेते थे और कुछ चीज़ें पुराने ढेरों पर ही चलते रहते थे। यहाँ पे बताया गया है कि करीब 200 सवा सौ वर्ष पहले, जब हमारे पास ना तो रेल थी, ना हवाई जहाज़ था, ना कार थी, हमारे जीवन का नहीं था, तो हम जो यात्रा थी वो कैसे करते थे? तो पानी के जहाज़ में, घोड़ा या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। अक्सर जो यात्राएँ होती थी वो किस चीज़ के लिए की जाती थी? खेती के लिए और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश के लिए। खेती के लिए की जाती थी, व्यापार के लिए की जाती थी। खेती के लिए क्या करते थे? अगर हमारी मान लो एक जगह पे हम खेती कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी खेती उपजाऊ नहीं हो रही है, तो हम दूसरी जगह निकल जाते थे खेती की तलाश में। वहाँ पे जाते थे तो हम देखते थे खेती वगैरह करी। अगर मान लो वहाँ पे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो कई बार वहाँ पर अपना बसा बसाया भी जो घर होता था वो छोड़ना पड़ता था। जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनके रहने सहने में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जब वो नई जगह जाकर रहना शुरू करेंगे तो वहाँ की नई चीज़ों से प्रभावित होंगे और वहाँ की नई चीज़ें अपनी जगह बना लेती थी और पुरानी चीज़ें जो थी वो वैसी चलती रहती थी। मतलब पुरानी संस्कृति पर अब नई संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा था, ठीक है। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलोजुली संस्कृति उभरती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस किस तरह से विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति का आकार देने में योगदान किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार का सामंजस्य बैठाते हैं, उससे विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे देखना, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि उदाहरण के लिए समुंदर के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क है, बल्कि जिस तरह का वो काम करेंगे वह भी अलग होगा। शहर में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है कि शहर में लोग विरल ही अपनी सब्जियां या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। शहर के लोगों को देखा होगा, वो कमाने के उसमें रहते हैं, ना कि वो खेती-बाड़ी के उसमें रहते हैं। तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है? शहर का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। शहर से क्या पड़ रहा है? समुद्र के पास वाले जो लोग रहते होंगे, उनके इलाकों में उनके रहने के तरीकों में बहुत फ़र्क होगा। जो पहाड़ी इलाकों में रहते होंगे, उनके रहने में भी बहुत फ़र्क होगा। उनकी यहाँ तक कि खान-पान की आदत में फ़र्क होगा। आइए देखते हैं, लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र की विविधता और उसके ऐतिहासिक भूगोलिक कारकों पर क्या असर पड़ा है। रेगिस्तान। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख क्या है? जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बसा हुआ, पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बारिश जो है, यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। लद्दाख में क्या होता है, जो खेती होती है वो बिल्कुल नहीं होती क्योंकि यहाँ पर बारिश ही नहीं होती।
तो कम संभव है यहाँ पे। यहाँ इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगाए जाते हैं। पीने के लिए भी पानी, पीने के लिए भी लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर करते हैं। अब सब छोड़ो, अब इसमें यहाँ देखना कि यहाँ जो पीने का पानी है वो भी गर्मी में जो पिघलने वाली बर्फ होती है उस पे सर्दी में निर्भर करते हैं कि हाँ भाई ये पानी हमें तब काम आएगा। तो आपने कभी देखा कि अगर आप दूसरे इलाकों में चले जाओ तो क्या वहाँ पे वैसे ही रहते हैं सब? गर्मी के महीने में पानी गर्म करके रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलती है, बहुत ज़रूरी है। इस लाइन को ज़रा ध्यान से देखना। पहले तो यहाँ पे खेती बिल्कुल संभव नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, लंबे समय तक ये बर्फ़ों से ढका रहता है। और ये कौन सी किस्म की बकरी पालते हैं? पश्मीना। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी है। अब ये जो पश्मीना ऊन है ना बहुत कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। लद्दाख के लोग क्या करते हैं, इस ऊन को बड़े ही सावधानी से इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। तो यहाँ पे जो देखा होगा आप लोगों ने, खेती इनका व्यापार नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, ऊन को अपना व्यापार बनाया। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। ये ऊन बड़ी कीमती होती है ना, तो इसलिए जो यहाँ पे जो शॉल बनाई जाती हैं वो बहुत महंगी बिकती हैं। बड़ी सावधानी से बनाते हैं, इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। ये ऊन बनाते हैं और शॉलें कहाँ बनती हैं? कश्मीर में। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ वे मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, खास तरह का छेना, मांस खाते हैं और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा इनका जो साधन है, व्यापार का साधन क्या है और इनके पालतू जानवर क्या हैं। इनके जो जानवर हो गए पालतू, गाय, बकरी, याक हो गए, ठीक है। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। अब लद्दाख बर्फ़ों से ढका रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लोग आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, बल्कि वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ के कई घाटियाँ जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी घाटियाँ जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचे थे जहाँ आज तिब्बत कहते हैं। आपने देखा होगा तिब्बत, इस तिब्बत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मध्य एशिया से काफिले उस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज तिब्बत भी कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। ये जो काफिले होते थे ये क्या करते थे अपने साथ? मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। देखो बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा, किसके रास्ते पहुंचा? लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा? तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। दो क्वेश्चन। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। 400 साल पहले क्या हुआ? इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते थे। लद्दाखों में गाने और कविताओं को बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत के बारे में कितनी सारी बातें बताई गई हैं कि तिब्बत का ग्रंथ जो है केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमानों और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग क्या करते हैं? गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तिब्बत के बारे में कि लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म था तिब्बत आया। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं।
400 साल पहले इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अच्छी खासी मुसलमानों की संख्या है यहाँ पे। तिब्बत को केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। जो तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, वो काफ़ी प्रचलित ग्रंथ है। अब हम पढ़ते हैं, हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा। लद्दाख का जो क्या खाते थे, उनका व्यापार क्या था। अब हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में है। लद्दाख पूर्व में था, केरल दक्षिण पश्चिम में कोने में है। बसा हुआ राज्य है। यहाँ एक तरफ समुंदर से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। एक तरफ क्या है, समुंदर से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ किस चीज़ से, पहाड़ी से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाई जाती हैं। कहाँ उगाई जाती हैं? केरल में काली मिर्च, लौंग, इलायची। इन मसालों के कारण यहाँ यह क्षेत्र व्यापार के लिए बहुत आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। संत थॉमस के बारे में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले अरबी और यहूदी यहाँ पर आए। ईसा मसीह के दूत कौन थे? संत थॉमस, जो कब आए? 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसा धर्म को लाने का श्रेय, भारत में क्या था, ईसा जो धर्म आया था, ईसाई धर्म जो आया था, उनको लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ कर बस गए। इब्न बूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों को जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। इब्न बूता ने क्या लिखा है, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। कहाँ पर? केरल में। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ तक पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। देखो, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ तक पहुँचे थे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लामी, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लामी, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। अब यहाँ पे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। वास्को डी गामा किससे आए? पानी के जहाज से यहाँ तक आए। ठीक है। संत थॉमस क्या लाए? ईसाई धर्म को लेकर आए, उन्हीं को जाता है। इब्न बूता ने क्या कहा था? 700 साल पहले ये कहा था कि यहाँ आए, 700 साल पहले यहाँ आए, उन्होंने कहा था मुसलमानों के जीवन का यहाँ पर मुसलमान समुदाय के यहाँ पर बड़ी इज्जत थी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, याद रखना, जिनमें यहूदी, इस्लामी, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। अभी अब यहाँ पे जो देखेंगे, चीन से लेकर चावल खाते तक, यहाँ तक लास्ट वाले जो लाइन है, मछली व सब्जी और चावल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। चीन के व्यापारी भी केरल आए। चीन के व्यापारी कहाँ है? केरल आए। यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था, वे चीनी जालों से हूबहू मिलता था, और उन्हें क्या बोलते थे? चीनी वाला कहते थे। ये बहुत पूछा जाता है कि उन्हें क्या बोलते थे? चीनी वाला बोलते थे। कौन से जालों को? मछली पकड़ने वाले जालों को। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, उसे चीनी चट्टा कहते थे। क्या कहते थे? चीनी चट्टा। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, और केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त थी। केरल की जो उपजाऊ जमीन थी, किस चीज़ के लिए उपयुक्त थी? चावल की खेती के लिए। आपने देखा होगा लद्दाख में बताया था खेती बहुत कम संभव है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर बारिश वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया? चावल की जो खेती थी केरल में, केरल की उपजाऊ जमीन और वहाँ जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते थे। क्या खाते थे यहाँ के लोग? मछली, सब्जी और चावल। वहाँ दूध से बने पदार्थ खाते थे। लद्दाख की ओर चलेंगे तो दूध से बने पदार्थ खाते थे।
गाय बकरी, और पालतू जानवर क्या था लद्दाख में, गाय बकरी और याक। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते थे। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम ये भी देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही इसी दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरबों से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। देखो, अब हमने इनमें देखी विभिन्नताएं, अब हम इनमें देखेंगे समानताएं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरबों से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। जहां केरल की भौगोलिक स्थितियों के मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थितियों ने ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। केरल ने क्या करा, मसालों की खेती संभव बनाई, और लद्दाख ने क्या करा, ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता है। विविधि संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का भी आधार है। आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में भी अपने अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। इसमें बोला गया विविध संस्कृतियों का प्रभाव। विविध संस्कृतियों का प्रभाव क्या होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति का जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे कि मान लो हम किसी कहीं अलग जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ के लोग क्या खा रहे हैं, कैसा उनका खान पान है, कैसे उनकी भाषा है, उसका थोड़ा बहुत ना प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा। तो एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब हिंदू धर्म में तो वैसे भी है कि एक दूसरे के त्योहारों पे जाना, उनके त्योहारों में शामिल होना। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। जब अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था तो उन्होंने क्या करा था, जो हमारे भारतवासी थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, भाषाएं अलग थी उनकी, क्षेत्र की महिलाओं ने, पुरुषों ने क्या करा, मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया जिसमें वो जेल भी गए। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी विभिन्नताएं। अंग्रेजों ने सोचा भारत के लोगों को हम आसानी से तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो लोगों की भाषाओं से लेकर बोली तक और रहने का तरीका सब अलग है। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितनी भी विभिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। लेकिन फिर भी जो हम हिंदुस्तानी थे उन्होंने दिखा दिया कि भले ही हम भाषा में, धर्म में, रहने का तरीका, बोलने का तरीका अलग हो, लेकिन हम सब अपने देश के लिए एक हैं। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ये जो दिखाई गीत यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये गीत उन गोलियों, शहद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। ये जो गीत लिखा हुआ है ये उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के, जो बेचारे निर्दोषों पे गोलियां चलाई गई थी। ये जलियांवाला हत्याकांड के बारे में गीत लिखा हुआ है, उनकी यादों में गीत लिखा हुआ है। ये गीत अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जान गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन शहीदों की याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें बेचारे बहुत सारे निर्दोष लोग खड़े हुए थे, जिसमें कि पुरुष, महिला सब ने मिलकर एकजुट होकर भाग लिया था। लेकिन एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय, वो बेचारे निहत्थे थे, उन सब पर क्या करी, गोलियां चलवा दी, जिसमें महिला, पुरुष मैंने बता ही चुकी हूँ कि सब थे, सारे जाति के धर्म के लोग थे। और उनमें से बहुत से लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा घायल हुए।
तो ये गीत जो था, जो हमने पढ़ा था, ये वाला गीत, ये उनकी याद में ही गाया गया था। दिन खून के हमारे प्यारे भूल मत जाना तुम, जो वो शहीद हुए थे वहाँ पर, उनकी याद में ही गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चीन विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस झंडे का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ कि भारत के सब लोगों ने मिलजुल कर इसे अपना चिन्ह बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई भार से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है, और नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि भारतीय एकता कोई भार से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। और इन्होंने ही विविधता को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया, और जवाहरलाल नेहरू ने ही अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक है। भारतीय एकता कोई भार से थोपी हुई चीज़ नहीं है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना हमेशा। अनेकता में एकता का विचार हमें किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किसने बनाया था? हमारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है। तो आप इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैं जो अक्सर पूछे जाते हैं उनके मैं बता ही चुकी हूँ कौन कौन सी हेडलाइन इम्पोर्टेंट है इसमें से। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।